मूव ऑन करेंगे हम लोग क्वेश्चंस पर। आज जो है वो आज हम लोग क्वेश्चंस की यहाँ पर बात करेंगे। बिल्कुल बेटा, बायोलॉजी का बैच अगर आप कंप्लीट बैच लेते हो तो मुझे नहीं लगता उस बैच के बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। हर एक टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर कराया जाएगा और उसके बाद आपको कहीं भी कॉन्सेप्ट के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इमरान सर इसमें नहीं पढ़ाएंगे, इमरान सर इरफान सर हैं। इमरान सर के कौन से इमरान सर की बात कर रहे हो बेटा तुम, है ना? इमरान सर बायोलॉजी वाले बैच में क्यों पढ़ाएंगे बेटा? ठीक है, चले तो ये आप सब लोगों को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। चले तो हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल की जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो आप सब लोगों को याद रखना है। प्रियंका, अगर यही बैचेस आप ऑफलाइन जाके तैयारी करोगे ना, 15 से 20 हज़ार रुपये फीस आपको मिलेंगी। वही टीचर्स मिलेंगे जो हम ऑनलाइन में पढ़ाते हैं, वही ऑफलाइन में वही टीचर्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो बैच प्राइस है वो 15 से 20 हज़ार रुपये रहने वाला इतना लेंदी कोर्स आप लोगों के पास इंटीग्रेट में है। लेकिन घर बैठे अगर आपको ये सुविधा मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर आप सभी लोगों के लिए कुछ यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। हाँ, टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछूंगी और पूनम हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़ा ना पूछूंगी बेटा, ठीक है। तो हृदय चक्र यानी कार्डियक साइकिल की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। हृदय के बारे में काफ़ी कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था और अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो कार्डियक साइकिल जो है वो 3 चरणों में क्या होती है, संपन्न होती है। 3 चरण कौन से? कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन एट्रियम। एट्रियम मतलब हमारे पास आलिंद, और आलिंद में जो है वो आलिंद में अगर पूर्ण रूप से संकुचन और फैलाव देखा जा रहा है, ठीक है, प्लस उसी के साथ साथ निलय में जब पूर्ण संकुचन और फैलाव देखा जा रहा है, प्लस उसी के साथ साथ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन अ सिंगल कार्डियक मसल, यानी हमारी एक जो हृदय पेशी है उसमें भी पूर्ण रूप से संकुचन और अनुशीतलन देखा जा रहा है। इन तीनों चरणों को मिलाकर हमारी ये कार्डियक साइकिल जो है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। तीनों को ही हृदय चक्र में सम्मिलित किया जाता है और इन तीनों में लगने वाला समय जो है वो एक धड़कन के समय के बराबर यहाँ पर होता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि हमारे हृदय में जो है वो क्या होती है, हार्ट से जो ब्लड है उस ब्लड का ट्रांसफ्यूजन जो है वो ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है मैम? ट्रांसफ्यूजन जो है वो नलिकाओं के माध्यम से यहाँ पर होता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि रुधिर वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारे शरीर में हृदय से रक्त को शरीर के अंगों तक पहुँचाने के लिए 2 वाहिकाएं काम करती हैं, एक है धमनी और दूसरी है क्या, दूसरी है शिरा। अगर आपसे पूछा जाए कि इन्हीं वाहिकाओं को किस लैटिन शब्द से जो है वो लिया गया है तो आपको याद रखना है कि ब्लड की जो वाहिकाएं होती हैं, रक्त वाहिकाएं, इनको लैटिन टर्म से लिया गया है एंजियो। इनका अध्ययन जो है वो विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है तो आप याद रखेंगे एंजियोलॉजी वो ब्रांच है, ठीक है, जिस एंजियोलॉजी में वाहिकाओं का अध्ययन किया जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर जांच की बात करें कि आपके हृदय में अगर किसी भी रुधिर वाहिका में कोई टूट फूट हो गई हो, ठीक है, उस टूट फूट को अगर क्या करना हो, चेक करना हो कि गड़बड़ जो है वो गड़बड़ हार्ट में किस वजह से हो रही है, तो डॉक्टर आपको एक टेस्ट यहाँ पर लिखता है और उस टेस्ट या परीक्षण को हम बोलते हैं एंजियोग्राफी। और अगर ये टूट फूट हमें यहाँ पर मिल जाती है और उस टूट फूट की डॉक्टर मरम्मत करता है ताकि आपके हृदय तक रक्त का प्रवाह जो है वो सही रूप से हो सके, तो उसके लिए जो है वो उसके लिए की जाती है एंजियोप्लास्टी, है ना। आपने बहुत बार सुना होगा जब किसी भी पर्सन का हार्ट की सर्जरी होती है या हार्ट का ऑपरेशन होता है, ओपन हार्ट सर्जरी होती है, उससे पहले डॉक्टर जो है वो डॉक्टर उस बंदे की एंजियोप्लास्टी ज़रूर करता है, क्योंकि वो हार्ट की सर्जरी तभी सक्सेसफुल होगी जब कहीं ना कहीं आपके हार्ट में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वो सही से काम कर रही होंगी। तो अगर उनमें कोई टूट फूट है तो फिर उसको हम लोग किस में देखते हैं, एंजियोप्लास्टी में यहाँ पर देखते हैं। और बात करें अगर ब्लड वेसल्स की कि हमारे शरीर में कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं तो मैम 3 होती हैं, एक धमनी, एक शिरा और एक केशिकाएं, है ना। यानी एक होती है हमारे पास आर्टरी, दूसरी होती है हमारे पास वेन्स और तीसरी जो है वो तीसरी हमारे पास क्या होती है, कैपिलरीज यहाँ पर होती हैं। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, ये हृदय से शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के अंगों तक पहुँचाती है, लेकिन इसका एक अपवाद है पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय धमनी। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाने का काम कौन करती है, शिरा यहाँ पर करती है, लेकिन इसका भी एक अपवाद है और वो अपवाद है फुफ्फुसीय शिरा, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो यहाँ तक हमारा काफ़ी कुछ हार्ट वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है।
अब मैंने जैसा आपसे कल कहा था कि मैं इसके बाद अभी ब्लड पढ़ाऊंगी, क्योंकि सर्कुलेशन में ब्लड भी यहाँ पर आता है, लेकिन इसी सर्कुलेशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम लोग आज अपनी क्लास में डिस्कशन करेंगे कि इससे किस तरह के प्रश्न जो है वो आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और मैं आपको हमारे एक फीचर से भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। हमारे पास एक पोल का फीचर होता है, ठीक है, जिस पोल में सभी बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आंसर देते हैं, और एट लास्ट जब आप आंसर दोगे तो लास्ट में आपको आपका रिजल्ट भी पता चलेगा कि किस है, और आपको मुझे बताना है कि सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है, एक उसका रीजन आर आपको दे रखा है। कथन में हमें दे रखा है कि प्रत्येक हीमोग्लोबिन का अणु अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणुओं को ले जा सकता है, और कारण में बता रखा है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधन ऑक्सीजन के आंशिक दाब से संबंधित जो है वो यहाँ पर नहीं है। इस तरह के प्रश्न आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। रिसेंटली जितने भी एग्जाम हैं वहाँ पे कथन और कारण से रिलेटेड प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से दोनों स्टेटमेंट को पढ़ो, और आपकी स्क्रीन पर जो पोल नज़र आ रहा है उस पोल में आंसर जो है वो आंसर हमें यहाँ पर देना है, ठीक है। आंसर जो है वो आंसर आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। एंड लेट वी सी कि कितने बच्चे जो हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, सही आंसर देते हैं, ठीक है। चलो बताओ भाई फटाफट से, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। होने चाहिए, ठीक है। ब्लड की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको पता है कि रक्त जो है वो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अपना पेन और पेपर उठा लो सभी वापस से, ठीक है। रक्त एक क्या होता है मैम, ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन से संयोग करने की क्षमता रखता है। ये एक ऐसा ऊतक है जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से जोड़ने की क्या रखता है, क्षमता जो है वो क्षमता यहाँ पर रखता है। बस पूनम तुम ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाओ थ्योरी पढ़कर, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिखाए थे, ठीक है। चले तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि मैम रक्त जो है वो रक्त शब्द कौन से लैटिन शब्द से आया है, आप याद रखोगे कि मैम रक्त जिस लैटिन वर्ड से आया है वो है हमारे पास हिमेट, और इसी वजह से स्टडी ऑफ ब्लड यानी रक्त का अध्ययन जो है वो हम लोग विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं मैम, हम करते हैं हिमेटोलॉजी में। किस में करते हैं, हिमेटोलॉजी में, ठीक है। दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि मैम क्या रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, तो बिल्कुल ब्लड जो है वो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर होता है, ठीक है। और इसलिए होता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन से जुड़ने की क्षमता रखता है और हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में तो ये भी क्वेश्चन होगा कि मैम ब्लड की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को पड़ती क्यों है, वाई ब्लड इज़ नेसेसरी फॉर अस। तो जैसे आपको जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगी तो हम नहीं जी पाएंगे, ऐसे ही हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, और हमारे शरीर में ट्रिलियंस में जो है वो क्या हैं, सेल्स हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, और उस हर सेल को जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और उस हर सेल को जीने के लिए ऑक्सीजन जो है वो कौन देता है, ब्लड देता है, ठीक है। कौन देता है, ब्लड जो है वो ब्लड देता है। इसीलिए ब्लड को लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, और शरीर के प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द एवरी सेल ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, ये कौन करता है, ये ब्लड ही यहाँ पर करता है। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि ब्लड जो है वो ब्लड लिक्विड है, तो लिक्विड में कोई ना कोई pH लेवल ज़रूर होगा। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि मैम ब्लड जो है वो हल्का क्षारीय होता है क्योंकि इसका pH 7 से ऊपर होता है, ठीक है।
क्योंकि इसका पीएच 7 से ऊपर जो है वो ऊपर होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो हमारे शरीर में 2 ब्लड वेसल्स होती हैं, एक होती है आर्टरी यानी धमनी, दूसरी होती है वेन मतलब शिरा। क्या धमनी और शिराएं दोनों में ब्लड का पीएच सेम ही होता है? ये आपने नहीं पढ़ा होगा। पीएच 7.4 होता है, ये सब ने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन क्या धमनी और शिरा में पीएच का लेवल सेम होता है? ये हमने नहीं पढ़ा होगा। तो आपको याद रखना है कि मैम धमनी में जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, लेकिन शिराओं में जो पीएच का मान होता है वो 7.2 होता है। मेरी इस क्लास में थियोरी पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपको इन चीज़ों को इसी क्लास में याद कराना भी है, तो इनको अपने माइंड में फीड भी करो, ठीक है। तो 7.4 होता है धमनी में, 7.2 होता है किसमें? शिरा में। रीज़न जो है वो रीज़न क्या है कि आर्टरी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होता है तो H+ आयन का लेवल भी कम हो जाता है, तो पीएच इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर वेन्स में अशुद्ध रुधिर है, अशुद्ध रुधिर है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, तो H+ आयन भी क्या हो जाएंगे? ज़्यादा रिलीज होंगे, और उस वजह से जो पीएच है वो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू वॉट? एज़ कम्पेयर टू आर्टरी। सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर करते रहेंगे, अपने साथियों को यहाँ से जोड़ते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी कि मैम हिंदी में अगर बोले तो हमारे शरीर में रक्त की मात्रा जो है वो कितनी होती है, ठीक है। तो मैम ये जो रक्त है ना, ये रक्त हमारे शरीर में होता है अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बोलूँ तो 5 से 7 लीटर, जो हमारे बॉडी वेट का 7 to 8% होता है। आपके शरीर का जितना वज़न है उस वज़न का 7 से 8 गुना आपके शरीर में जो है वो क्या होता है? ब्लड यहाँ पर होता है। लेकिन इस ब्लड की मात्रा महिला और पुरुष में क्या होती है? अलग अलग होती है। मैम पुरुषों के पास खून ज़्यादा है और महिलाओं के पास खून जो है वो कम है, और फिर दुनिया कहती है कि महिलाएँ पुरुषों का खून चूसती हैं। क्यों ना चूसें, है ना? क्यों ना चूसें? भगवान ने ऊपर से ही भेदभाव करके जो भेजा है, ठीक है। क्यों पुरुषों को खून ज़्यादा दिया और महिलाओं को खून कम दिया? अब महिलाएं धरती पर आके तो अपने हक के लिए लड़ेंगी ना, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार भी तो हमें दिया गया है, ठीक है। तो आप सब लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो पुरुष होते हैं, इन पुरुषों में रक्त की मात्रा होती है 5 से 7 लीटर, जबकि महिलाओं में जो रक्त की मात्रा होती है वो 4.5 से 5.5 लीटर यहाँ पर होती है, ठीक है। ये सब मजाक की बात थी, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि रीज़न इज़ वॉट, कि ये डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि पुरुषों की शारीरिक संरचना, कद काठी, ये सब जो है वो सब महिलाओं की तुलना में सघन होता है, बड़ा होता है। इस वजह से शरीर के हर अंग का वज़न और भार जो है वो पुरुषों में ज़्यादा है और महिलाओं में कम है। जो मैंने बोला वो सब मजाक था, भूल जाना उसे, ठीक है। चलो, तो पुरुषों में बॉडी वेट का 8 गुना रक्त होता है और महिलाओं में बॉडी वेट का 7 गुना जो है वो क्या होता है? ब्लड जो है वो ब्लड यहाँ पर होता है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाए कि मैम हमारे रक्त में जो श्वसन वर्णक है वो श्वसन वर्णक यहाँ पर कौन सा होता है, तो आप बोलोगे कि मैम हमारे ब्लड में जो श्वसन वर्णक होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो यहाँ पर होता है वो होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या होता है मैम? हीमोग्लोबिन। क्यों? क्योंकि मैम हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या रखता है? बंधुता रखता है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ बंधुता जो है वो बंधुता यहाँ पर रखता है। और हमारा जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनसे जुड़ने की क्षमता रखता है। यानी आपसे पूछा जाए कि एक हीमोग्लोबिन के अणु की क्षमता कितनी है, तो मैम एक हीमोग्लोबिन का अणु जो है वो अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं से जुड़ने की क्या रखेगा? क्षमता यहाँ पर रखेगा, ठीक है मैम, ये बात सही है। लेकिन मैम ये जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है इसके केंद्र में भी जो है वो क्या होता है? एक तत्व होता है, और केंद्र में ये जो तत्व होता है इसे हम लोग बोलते हैं, या वर्णक जो होता है इसे बोला जाता है हिमेटीन वर्णक। यानी हिमेटीन जो है वो हिमेटीन पिगमेंट जो है वो पिगमेंट इसे बोला जाता है, और इसे हिमेटीन शब्द से हिमिट शब्द बना है, ठीक है। इस हिमेटीन से ही कौन सा शब्द बना है? हिमिट, जो कि एक लैटिन वर्ड है, और उसी लैटिन वर्ड से हम लोगों ने हिमेटोलॉजी को क्या किया है? प्रोपाउंड यहाँ पर किया है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन अणु के केंद्र में एक पिगमेंट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हिमेटीन पिगमेंट। और आपको याद रखना है कि मैम ये जो हिमेटीन पिगमेंट होता है ये एक लोहयुक्त वर्णक होता है। क्या होता है बच्चों? ये एक लोहयुक्त वर्णक होता है।
ठीक है। लोहयुक्त वर्णक जो है वो वर्णक इसलिए इसे यहाँ पर कहते हैं क्योंकि इसके केंद्र में आयरन पाया जाता है। अब आपने सुना होगा कि हीमोग्लोबिन की कमी से जो है वो किसी भी पर्सन को ना एनीमिया हो जाता है ना। और जब व्यक्ति को एनीमिया होता है तो डॉक्टर उसे सलाह देता है कि आपको आयरन युक्त भोजन खाना चाहिए, आपको ऐसा फूड अपनी बॉडी में जो है वो लेना है जिसमें आयरन कंपोनेंट जो है वो बहुत रिच क्वांटिटी में हो। तो हम कई बार ये सोचते हैं कि यार ब्लड को पूरा करने के लिए आयरन की क्या ज़रूरत है। आयरन की ज़रूरत यह है क्योंकि आयरन की कमी से हेमेटिन कम बनता है, हेमेटिन कम बनता है तो हीमोग्लोबिन कम बनता है, और हीमोग्लोबिन कम होता है तो रक्त की कमी हो जाती है। अगर आप आयरन खाओगे तो हेमेटिन अच्छी मात्रा में बनेगा, हेमेटिन अच्छी मात्रा में बनेगा तो हीमोग्लोबिन अच्छी मात्रा में बनेगा, और हीमोग्लोबिन अच्छी मात्रा में बनेगा तो आपके शरीर में ब्लड की कमी नहीं होगी। अब इस हीमोग्लोबिन जो है, इस हीमोग्लोबिन की एक क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी होती है, ठीक है। और ये क्वांटिटी भी मेल और फीमेल में ना अलग अलग होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द मेल ब्लड एंड व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन फीमेल ब्लड, तो यू जस्ट रिमेंबर वन पॉइंट कि मेल में जो क्वांटिटी होती है वो 14 to 16 mm प्रति 100 ml ब्लड होती है, 14 to 16 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड होती है, ठीक है। और फीमेल में जो हीमोग्लोबिन होता है वो 10 से 12 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड होता है, ठीक है। यानी अगर आप एक पुरुष हो और आपके अंदर हीमोग्लोबिन 14 से 16 के बीच में है, इट मीन्स यू आर अ परफेक्ट पर्सन, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं है। लेकिन अगर आप एक महिला हो और आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 10 से कम है तो आप एनीमिक हो। और जनरली एनीमिया की समस्या जो है वो महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है, किसके कंपैरेटिवली, पुरुषों के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम लोगों को यहाँ पर क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। आगे बात समझ में, तो मैंने आपको यहाँ पर हीमोग्लोबिन के बारे में भी यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के बाद हम सब लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि मैम हमारा जो ब्लड होता है ये ब्लड एक कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। क्या रक्त एक कोलाइडी विलयन है? बिल्कुल है। क्या रक्त एक कोलाइडी विलयन के साथ साथ विषमांगी विलयन भी है? बिल्कुल है। समांगी विलयन तब बनता है जब दो समान जो है वो तत्वों का संयोग होता है। विषमांगी विलयन वो तब बनता है जब अलग अलग तरह के जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं उनका क्या हो रहा है, मिक्सचर हो रहा है। तो ब्लड जो है वो ब्लड एक कोलाइडियल सॉल्यूशन भी है, प्लस ब्लड जो है वो ब्लड एक विषमांगी विलयन भी है। दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि मैम हमारे ब्लड का कंपोजिशन कैसा होता है, हमारे ब्लड का जो है वही ब्लड का कंपोजिशन जो है वो कैसा होता है, मतलब ब्लड का, रक्त का संगठन कैसा होता है। तो आप सब लोगों को याद रखना है कि मैम रक्त के संगठन में दो पर्टिकुलर अंग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड वेसल। हमारा रक्त प्लाज्मा और ब्लड वेसल से मिलकर जो है वो मिलकर यहाँ पर बना होता है, ठीक है। प्लाज्मा और रक्त वेसल से मिलकर जो है वो मिलकर यहाँ पर बना होता है, ठीक है। चलिए, रक्त और प्लाज्मा वेसल से मिलकर बना होता है। अभी बताती हूँ बेटा रमेश ब्लॉक, तुमने तो बहुत आसान प्रश्न पूछा है, एक बार इसको कंप्लीट कर लेने दो, ठीक है। तो यहाँ पर प्लाज्मा और प्लाज्मा के साथ साथ क्या होता है, ब्लड वेसल्स यहाँ पर होता है। तो प्लाज्मा क्या होता है मैम, प्लाज्मा हल्का पीला लसलसा द्रव होता है। आपके ब्लड में जो है वो ब्लड में एक येलो कलर की लेयर जो है वो छाई हुई रहती है। अगर आप उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करोगे तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब इसी प्लाज्मा में तैरती हुई देखी जाती हैं। यू नो कि प्लाज्मा को हम लोग किससे रिलेट कर सकते हैं, जैसे आपकी सेल के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म होता है ना, कोशिका द्रव्य, ठीक है, और उस कोशिका द्रव्य में सारे सेल ऑर्गेनल जो है वो तैरते रहते हैं, ऐसे ही हमारे ब्लड में प्लाज्मा होता है। और इसी प्लाज्मा जो है, इसी प्लाज्मा में ये सारे जो ब्लड वेसल्स हैं ये भी क्या होती रहती हैं, तैरती रहती हैं। तो हल्का पीला लसलसा द्रव है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और हमारे ब्लड में 55% पार्ट जो है वो प्लाज्मा का होता है और 45% पार्ट जो है वो ब्लड वेसल का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। 55% रक्त में किसकी मात्रा होती है, तो मैम 55% रक्त में मात्रा होती है प्लाज्मा की। 45% रक्त में किसकी मात्रा होती है, तो मैम 45% हमारे ब्लड में होता है क्या, ब्लड में होता है ब्लड वेसल्स। प्लस हमारे प्लाज्मा में 90% जो है वो क्या होता है, जल होता है, और रिमेनिंग 10% में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ग्लूकोज होता है, कुछ ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं
वो भी यहाँ पर देखे जाते हैं। साथ ही साथ ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के साथ साथ क्या है, प्लेटलेट्स हैं। ये तीनों ब्लड वेसल्स जो हैं वो भी हमारे ब्लड में क्या होती हैं, पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स जिन्हें हम लोग रुधिर कणिकाएँ यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, रुधिर कणिकाएँ जो हैं वो कणिकाएँ यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ले सकता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर फटाफट ले सकता है, ठीक है, वेरी फास्ट। हाँ, इनको डिटेल्स में जो है वो डिटेल्स में हम लोग कल करेंगे, क्योंकि अब समय जो है वो समय हो चला है। देखो, एक बच्चा अभी अमीबा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं उसको बता देती हूँ, कोई बात नहीं, डाउट था। बेटा, अमीबा पहली बार तो यूनिसेल्युलर होता है, असेल्युलर होता ही नहीं है। असेल्युलर हम लोग अमीबा को नहीं कह सकते, यूनिसेल्युलर कह सकते हैं, क्योंकि अमीबा एक कोशिकीय जो है वो हमारे पास क्या है, जीव जो है वो जीव यहाँ पर है। साथ ही साथ अगर हम लोग बोले कि क्या अमीबा जूट्रॉफिक होता है, तो हम बोले कि अमीबा जो है वो हेट्रोट्रॉफिक होता है, हेट्रोट्रॉफिक यहाँ पर होता है। प्लस अमीबा क्या मोनेरा किंगडम से करता है, जैसा कि तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ मुझे ध्यान है, मैंने अभी देखा था। अमीबा का रिलेशन जो है वो रिलेशन किससे होता है, प्रोटिस्टा किंगडम से जो है वो किंगडम से यहाँ पर होता है। अब वो ऑप्शंस क्या थे वो तो तुम अपने आप सेट कर लेना, लेकिन जो 3 कैरेक्टर्स थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं। डिटेल में भी हम लोग इनको पढ़ेंगे जब हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली विंग यहाँ पर आएगी। अब इन सबको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे हमारी कल की क्लास में, क्योंकि समय हो चला है क्लास का।